मेरे पति कई दिनों से घर से बाहर थे और मैं अपने ससुर के साथ अकेली रहती थी। एक दिन मैं बिस्तर में सो रही थी और उन्होंने सब देख लिया। फिर उस रात मेरे साथ जो हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजना है और आज मैं आपको मेरे जीवन में हुई एक किस्से के बारे में बताने वाली हूँ। एक दिन की बात है। पापा जी, वो पल्लू फंस गया है, जरा निकाल दीजिए ना। मैं रसोई में झुकी हुई थी। साड़ी का पल्लू पीछे अलमारी के हैंडल में उलझ गया था। हाथ पीछे ले जाकर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन शरीर के उस एंगल में मेरा संतुलन बिगड़ रहा था। ससुर जी ठीक पीछे खड़े थे, शायद पानी लेने आए थे। उन्होंने धीरे से कहा, रुको बहू, मैं निकाल देता हूँ। मैं स्थिर खड़ी हो गई। उनका हाथ मेरी पीठ के पास आया। साड़ी का पल्लू उनके हाथ में था। उनकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श मेरी पीठ की खुली जगह पर महसूस हुआ। एक झुरझुरी सी दौड़ गई मेरे शरीर में। वो क्षण कुछ ज़्यादा ही लंबा लगने लगा था। उन्होंने पल्लू निकाला और बोले, अब हो गया, संभाल के झुको बहू, पीठ पर खिंचाव आता है। मैंने पलटकर एक नज़र उन्हें देखा। उनकी आंखें नीचे झुकी थी, चेहरे पर वही शांत भाव था। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मेरे मन में कुछ देर तक वो स्पर्श अटका रहा। मेरी शादी को अभी बस 2 साल ही हुए थे। पति मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और ज़्यादातर समय शहर में बाहर रहते थे। शादी के कुछ महीने तो बहुत अच्छे गए, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके ट्रैवल्स इतने बढ़े कि घर पर रहना कम हो गया और मैं बस घर और अकेलेपन की आदत में उलझ गई। सासू माँ की मौत के बाद घर में सिर्फ मैं और ससुर जी ही बचे थे। वो रिटायर्ड टीचर थे, हर वक्त किताबों में डूबे रहते थे। बहुत शांत, समझदार और सधे हुए इंसान थे वो। लेकिन उस दिन के बाद से मैं हर वक्त खुद को उनके सामने थोड़ा असहज महसूस करने लगी थी। क्या वजह थी? मुझे उनका वो स्पर्श बार बार याद आ रहा था, जबकि उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया था। शायद मेरी सोच ही ज़्यादा भटक रही थी, या शायद मैं खुद को अकेलेपन में उलझते हुए देख रही थी। एक दोपहर मैं अपने कमरे में लेटी थी। बहुत गर्मी थी, साड़ी ऊपर चढ़ी हुई थी और ब्लाउज से पसीने की बदबू भी आ रही थी। मैंने पीछे से हुक खोल दिया और लेटे लेटे आराम महसूस किया। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। बहू, दही कहाँ रखा है? ससुर जी थे। मैं झट से उठी, लेकिन वो पल मेरे लिए बहुत शर्मनाक था। पीठ खुली थी, साड़ी की हालत बिखरी सी थी। उन्होंने नज़रें झुका ली और तुरंत बोले, माफ़ करना, मैंने दस्तक नहीं दी। दही रहने दो, मैं बाहर से खा लूँगा। वो चले गए, लेकिन मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। क्या उन्होंने कुछ देख लिया? क्या वो भी अब मुझे उसी तरह से देखेंगे जैसे? नहीं, मैंने खुद को झटक दिया। वो मेरे ससुर है और उनकी आंखों में कभी कोई वासना नहीं देखी मैंने। तो फिर ये जो मैं महसूस कर रही हूँ वो क्या है? उस शाम मैं किचन में दूध उबाल रही थी। वो अंदर आए और बोले, बहू, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। मैं चौंकी। मेरी चिंता क्यों? तुम इतनी अकेली रहती हो। मयंक को मैंने समझाया कई बार कि काम थोड़ा कम करो, पर वो तो बस पैसे के पीछे भाग रहा है। मैंने पहली बार किसी के सामने अपनी आंखों में आंसू नहीं रोके। कभी कभी लगता है कि अब कोई मतलब नहीं बचा इस रिश्ते में। उन्होंने मेरा हाथ थामा। मतलब हमेशा होता है बहू, बस कभी कभी कोई देख नहीं पाता। उनकी हथेली गर्म थी और उसमें एक ऐसा अपनापन था जो कई महीनों बाद महसूस हुआ। उस दिन के बाद वो हर वक्त मेरी छोटी छोटी बातें नोटिस करने लगे। अगर मैं थकी दिखती तो चाय बना देते, अगर मैं उदास दिखती तो कहते, चलो बाहर थोड़ा टहलते हैं। उनका साथ मुझे सुकून देने लगा था और मुझे लगने लगा कि शायद मेरे जीवन में कोई तो है जो मुझे देखता है। एक दिन मैं हल्की सी बुखार में थी, बिस्तर पर लेटी थी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दवाई लाया हूँ, थोड़ा खा लो, नहीं तो और गिर जाओगी। मैंने सर हिलाया। उन्होंने खुद हाथ से चम्मच में सिरप डाला और मेरे होठों के पास लाए। खोलो मुंह बच्चे की तरह। मैं मुस्कुरा पड़ी। आप तो बहुत बदल गए हैं पापा जी। तुमने मुझे बदल दिया बहू। तुम्हारे सन्नाटे ने मुझे खुद से मिला दिया। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं ससुर जी की तरफ खींच रही हूँ, या ये बस उस कमी की भरपाई है जो मयंक ने छोड़ी है? और अगर ससुर जी भी कुछ महसूस करते हैं तो क्या वो भी इसे समझ रहे हैं? रात के 2 बज रहे थे। कमरे की छत को घूरते हुए ना जाने कितनी बार करवट बदल चुकी थी मैं। तकिए के नीचे हाथ रखा तो महसूस हुआ उंगलियों में अब भी वही गर्माहट थी जो शाम को उनके हाथ पकड़ने के बाद बची रह गई थी। मैं तुम्हारे लिए एक सहारा बन सकता हूँ, लेकिन कोई गलत रिश्ता नहीं।
उनकी ये बात मेरे दिल के किसी कोने में एक सुकून दे गई थी, लेकिन उसी के साथ एक खालीपन भी छोड़ गई थी। मैंने अपने आप से पूछा, अगर ये रिश्ता गलत नहीं है, तो क्या ये सही भी है? क्या दो अकेले लोग जो एक दूसरे को समझते हैं, जो एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून पाते हैं, वो सिर्फ इसलिए साथ नहीं हो सकते क्योंकि समाज के नियम कुछ और कहते हैं? सुबह उठी तो गले में भारीपन था। किचन में गई तो देखा चाय बन चुकी थी। टेबल पर कप रखा था, उसके नीचे एक छोटी सी पर्ची थी। तुम्हारी चाय में मैंने अदरक डाली है, तुम्हें राहत मिलेगी पापा। पापा। मेरा दिल जैसे भीग सा गया था। उन्हें अब मैं ससुर जी नहीं कह पाती थी, और पापा कहते हुए भी कहीं भीतर कुछ कांप सा जाता था। हमारे बीच की दूरी अब शब्दों की नहीं रह गई थी, वो अब एहसासों की हो चुकी थी। एक दिन दोपहर को मैंने सोचा, चलो पुराने कपड़े ट्राई कर लूं। ऊपर वाले कमरे की अलमारी में पुराने शादी के एल्बम रखे थे। जब पन्ने पलटने लगी तो एक तस्वीर पर नज़र अटक गई। मेरी शादी की पहली तस्वीर। मैं लाल जोड़े में थी और पीछे खड़े थे मेरे ससुर जी, सिर झुकाए, हाथ जोड़कर आशीर्वाद देते हुए। उस तस्वीर में उनका चेहरा इतना भावशून्य लग रहा था, जैसे कुछ कह ही नहीं पा रहे हो। तभी दरवाजे की आहट हुई। मैंने देखा वो खड़े थे दरवाजे पर। बहू, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, क्या तुम खुश हो? मैंने उस एल्बम को बंद कर दिया। कभी थी, अब नहीं जानती। वो मेरे पास आए और नीचे ज़मीन पर बैठ गए। मैंने बहुत कुछ देख लिया है ज़िंदगी में बहू, लेकिन तुमसे जो जुड़ाव महसूस होता है वो बहुत गहरा है। मैंने उनकी ओर देखा। आपको कभी डर नहीं लगता? मैंने पूछा। लगता है, उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, कि कहीं तुम मेरी वजह से खुद से टूट ना जाओ। उस शाम बारिश हुई, बहुत तेज। बिजली भी चली गई। घर में अंधेरा था। मैंने मोमबत्ती जलाई और देखा कि वो सामने वाली खिड़की के पास बैठे हैं। उनके पास गई तो बोले, इस उम्र में कोई साथ दे रहा है, ये भी बहुत है। मैं जानता हूँ ये साथ हमेशा नहीं रहेगा। शायद तुम एक दिन वापस मयंक के पास चली जाओ या कोई नई राह पकड़ लो, लेकिन तब तक क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ, तुम्हारे पास रह सकता हूँ, सिर्फ तुम्हें देख सकता हूँ। मैंने धीरे से सिर हिलाया। हम दोनों खामोशी से बैठे रहे। बाहर बारिश गिरती रही और कमरे में दो अकेले दिल पास आते रहे। अब हमारे बीच शब्दों की ज़रूरत नहीं रही थी। एक चुप्पी थी जो सब बयां कर देती थी। कभी वो मेरे लिए चाय बना देते, कभी मैं उनकी दवाई ढूंढ देती, कभी वो मेरे लिए बुक शेल्फ से पुरानी किताब निकालते, तो कभी मैं उन्हें कुर्ते में बटन टाँग देती। हमारे पास कोई नाम नहीं था इस रिश्ते का, लेकिन वो एहसास बहुत गहरा था। एक रात जब मुझे बुखार था, उन्होंने मेरा सिर दबाया। हाथ काँप रहे थे उनके। मैंने कहा, पापा जी इतना क्यों सोचते हो मेरे लिए? उन्होंने मेरी आंखों में देखा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें अब कोई और नहीं समझेगा। वो रात बहुत सन्नाटे वाली थी। मैंने चुपचाप उनकी तरफ देखा। उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं जानता हूँ ये जो हम दोनों के बीच है, ये कोई नाम नहीं ले सकता। तुम मेरी बहू हो, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, लेकिन फिर भी जो जुड़ाव है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैंने आंसू रोकने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा, लेकिन आज मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। मैंने नज़रें उठाई। मयंक मुझसे कुछ छुपा रहा है पिछले 2 साल से। उसका किसी और लड़की से अफेयर है, मैंने सब जान लिया है। उसका ऑफिस जाना, ट्रैवल करना, सब उस लड़की के साथ है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आप क्या कह रहे हैं? मैंने बहुत पहले से जान लिया था, लेकिन सोचता था वक्त के साथ सब बदल जाएगा। पर अब वो लड़की प्रेग्नेंट है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं क्या करूं? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहने आया था। जो रिश्ता मयंक ने तोड़ दिया, उसे तुम मेरी वजह से मत तोड़ो। मैं तुम्हारे लिए एक सहारा बन सकता हूँ, लेकिन कोई गलत रिश्ता नहीं। वो रात मैंने अकेले बिस्तर पर काटी, कमरे की दीवारों से बातें की, कई बार खुद से पूछा अब क्या करूं। सुबह होते ही अचानक दरवाज़ा खटखटाया। कोरियर वाला एक लिफाफा दे गया था। उस पर मयंक का नाम लिखा था, लेकिन भेजने वाला कोई और वकील था। मैंने खोला, तलाक के कागज़ थे। मेरे हाथ से लिफाफा गिर गया। अब तो उन्होंने आखिरी फैसला भी कर लिया, मैंने खुद से कहा। मैं कांपती हुई अंदर गई। उन्होंने मेरी हालत देखी और सब समझ गए। बहू, वो मेरे पास आए। अब मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, पूरे जिम्मेदारी के साथ। अगर तुम कहो तो हम इस रिश्ते को कोई नाम भी दे सकते हैं। मैं चुप रही। मैंने उनकी आंखों में देखा। वहाँ कोई वासना नहीं थी, बस अपनापन था। लेकिन मैं क्या चाहती थी?
क्या मैं अब इस रिश्ते को वो मोड़ दे सकती थी, या मुझे इसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहाँ ये सबसे सुंदर और सबसे सच्चा था। मैं उस लिफाफे को बार बार घूर रही थी जो तलाक की मुहर लेकर आया था। एक रिश्ता जो कभी 7 फेरे, बधाइयाँ या दुआओं के बीच जुड़ा था, अब एक दस्तखत की दूरी पर था, खत्म होने के लिए। और इस चुप्पी के बीच बस वो थे, मेरे ससुर जी, जो इस वक्त मेरे सबसे बड़े हमसफ़र बन गए थे। रात बहुत धीमे चल रही थी। मैं छत पर चली गई। ठंडी हवा चल रही थी। पैरों में चप्पल नहीं थी, बाल बिखरे हुए थे। शायद मन की हालात चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो भी पीछे पीछे आ गए। बहू, अब भी वो मुझे यही कहते थे। मैं पलटी और सीधे उनकी आंखों में देखा। आप अब भी मुझे बहू कहते हैं, जब मेरा पति अब खुद मुझे अपना नहीं मानता तब भी। उन्होंने धीमे से कहा, मैं तुम्हें कभी एक नाम से नहीं देख पाया। तुम मेरे लिए एक एहसास रही हो, एक रिश्ता जो किसी नाम से बंधा नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो अब क्या करें? मैंने पूछा। अब तुम जो चाहो वही होगा। अगर तुम चाहो तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, ये घर, ये शहर, ये रिश्ता। मैंने उन्हें चुप करवा दिया। नहीं पापा, अब आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। बहुत त्याग कर चुके हैं, अब बारी मेरी है। अगले दिन मैंने मंदिर का रास्ता लिया। वो पीछे पीछे आ रहे थे। थोड़ी दूर से मैंने माँ दुर्गा के सामने सिर झुकाया, आंखें बंद कर ली। लगा जैसे मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है, पूछ रही है, अब क्या चाहती हो बेटा? मैंने धीमे से कहा, सिर्फ सम्मान और सच्चाई के साथ जीना, चाहे अकेले क्यों न रहना पड़े। मैंने ससुर जी का हाथ पकड़ा और बाहर आकर कहा, पापा, आपने जो मुझे दिया है वो शायद कोई बेटा भी नहीं देता। आपने मुझे टूटने नहीं दिया, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता कोई और रंग ले। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब लोग आपका नाम ले तो सिर झुके नहीं, उठे। वो मुस्कुराए, आंखें भर आई। मतलब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी? उन्होंने पूछा। रहूंगी हमेशा, लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक औरत एक मर्द के साथ रहती है। मैं रहूंगी जैसे एक बेटी अपने पिता के साथ रहती है, क्योंकि आपने मुझे फिर से जीना सिखाया है। उस दिन के बाद सब बदल गया। मैंने अपने नाम से एक नया स्कूल खोला, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। उन्होंने मेरा साथ दिया हर कदम पर। हमने कभी एक दूसरे से कोई उम्मीदें नहीं रखी, बस एक दूसरे की मौजूदगी को सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अब 7 साल हो चुके हैं। लोग हमसे पूछते हैं, ये आपके पिता है? मैं हंसकर कहती हूँ, उससे भी कहीं ज़्यादा है। लेकिन मैंने उन्हें वही दर्जा दिया जो सबसे पाक है, पिता का। कभी कभी रात में छत पर बैठती हूँ और सोचती हूँ, अगर मैं उस एक मोड़ पर गिर जाती तो शायद सब कुछ बदल जाता। लेकिन मैंने खुद को संभाला और उनकी इज्जत को भी। और इसी में शायद हमारी कहानी की सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल कहानी स्ट्रीम को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।